हेलो बच्चे लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला लेक्चर, मतलब अगला चैप्टर। इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th। ओके, तो बच्चा पहली चीज़ चैप्टर के टॉपिक से समझते हैं कि करना क्या है। लीनियर इक्वेशंस, आपको पता है लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। और डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वही हमारे लीनियर इक्वेशंस। जिन इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं। आपको पता है इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस का मतलब होता है बेटा वो पॉलिनॉमियल्स जिनकी इक्वेट करके हम लोग कोई वैल्यू रख दें। जैसे हमको कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है x² + y, और अगर मैं x² + y इक्वल्स टू मैं कुछ रख देता हूँ तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है ना। अब वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल्स आपको पता है तो जो वेरी करते हैं। ठीक है ना, मतलब वेरिएबल्स का वर्ड से आप समझ पा रहे हो, वेरी करना मतलब जिसकी वैल्यूज़ बदलती हैं, या फिर आप बोल सकते हो जिसकी वैल्यूज़ यहाँ पे अननोन है या जिसकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है, उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब अभी तक आप लोग पढ़ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, जहाँ पे खाली एक ही अननोन वैल्यू होती थी और उसी को लेकर हम लोग आगे अपना सवाल में प्रोसीड करते थे, है ना। अब क्या होगा, अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं, 2 अननोन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है ना। तो आप पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, आप वो लिख लीजिए। ठीक है ना। डेफिनेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता क्या है मैं ये बताने वाला हूँ। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन हैविंग 2 अननोन्स ऑफ डिग्री 1, जो मैंने अभी इसकी डेफिनेशन आपको समझाया ना, सारे वर्ड्स का मतलब बस वही लिखने वाले हैं। अब पॉलिनॉमियल इक्वेशन हैविंग 2 अननोन ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब एक ऐसा पॉलिनॉमियल इक्वेशन, या बोला जाए ऐसा पॉलिनॉमियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो 1 है और उसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी भी इक्वेशन हम लोग जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। बेटा यहाँ पे x और y जो है वो हमारे अननोन वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, और ये हमारे a, b और ये c हैं बेटा, ये होते हैं वैल्यूज़, कुछ भी वैल्यूज़ 5 6 7 8 या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तो जो आपको मैंने बताया, शायद पॉलिनॉमियल्स में पढ़ाया था कि जो वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं उनको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, FICIENTS। जो वैल्यूज़ हमारे वेरिएबल्स के साथ लिखे होते हैं उनको हम लोग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जो सिंगल लिखे होते हैं बेटा उनको हम लोग कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और c हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है ना, तो हम लोग इस प्रकार की इक्वेशंस का कुछ शुरुआत करने वाले हैं, इनकी पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये हो गया बेसिक इंट्रो आपका, उसका क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है ना। अब इसमें एक अगली हेडिंग आएगी बेटा, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जब मैंने आपको पॉलिनॉमियल्स पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो उस पॉलिनॉमियल्स में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो अगली हेडिंग डाल लो आप लोग, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलरली उसी को लेके चलेंगे। ठीक है ना। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन लिखिए, द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक्स इक्वेशन ट्रू। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो इक्वेशन को ट्रू कर दें। ट्रू का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे LHS = RHS हो जाए। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, 3x + 4y + 1 = 0 लिखा हुआ है, तो मैं x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ रख दूँ जो LHS = RHS हो जाए। मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाए, यहाँ पे भी 0 आ जाए। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ के लिए मैं अगर x को 1 रखूँ और y को -1 रख दूँ, अगर इस इक्वेशन में x को 1 रखूँ और y को -1 रख दूँ तो क्या आएगा? देखो x की जगह पे 1 रखा तो 3 × 1 मतलब 3, प्लस 4 की y की जगह पे -1 रखा तो 4 × -1 दैट इज़ -4, और यहाँ पे +1 = में 0 चल रहा है। ठीक है ना। बेटा देखो यहाँ पे 3 + 1 4 हो गया, और 4 - 4 कितना होता है? 0। तो 0 = 0, मतलब कि LHS = RHS हो गया यहाँ पे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 वैल्यूज़ थी जो मेरी x = 1 और y = -1, ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन की सोल्यूशन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने ये वाली वैल्यूज़ रखी तब मेरा ये इक्वेशन ट्रू हो गया। ठीक है, मतलब कि LHS = RHS हो गया। ठीक, काफ़ी सिंपल था। सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब यही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बार। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स that makes the equation
ट्रू, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया है, इसी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा सोल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोग को सोल्यूशन जो होते हैं हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर में दिए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बेटा, ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है दो वैल्यूज़, मान लीजिए अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा ये क्या है, ये अल्फा बीटा आपके सोल्यूशंस है किसी भी इक्वेशन के, किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशंस के, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमको दिया गया अल्फा बीटा इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, ठीक है ना, अगर हमको पता है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो हम लोग x की जगह पे अल्फा लिख सकते हैं और y की जगह पे बीटा लिख सकते हैं। ये एक बेटा ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक हमने पढ़ाया था कि अगर मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूँ तो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट की लिखते हैं, मतलब x की वैल्यूज़ लिखते हैं, और बाद में हम लोग y कोऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, x की जगह पर आप लोग अल्फा रखेंगे, y की जगह पर बीटा रखेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर इस प्रकार से दिया जाता बीटा कॉमा अल्फा, तो ऑर्डर्ड पेयर है, याद रखना ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब x आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप x की जगह पे बीटा रखोगे और y की जगह पे अल्फा रखोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ होता है। तो ये होता है एक और रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूशंस का रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर अल्फा बीटा वो जीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, तो हमको ये निकाल के दिखाओ, या कुछ वेरिएबल किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के दिखाओ। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और एक और बात होती है, लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको, अगर मैं आपसे बताऊं, लॉजिकल सोचो कि मेरे पास अगर ये इक्वेशन है, मेरे पास अगर यही इक्वेशन है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी रख दूँ मैं, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 1, तो क्या आएगा, तो और y को बेटा ऐसे रखा देता हूँ, मतलब ऐसे रखा हुआ है, तो जब मैं x3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा +4y + 1 = 0, तो यहाँ से कुछ ना कुछ y की वैल्यू निकलने वाली है। कैसे, 3 + 1 4 होता है, 4 उधर जाएगा, तो 4 उधर जाएगा, देखो 3 + 1 4, और यहाँ पर प्लस का 4 उधर जाके हो जाएगा -4 बेटा, यहाँ पे y के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, y = -1। देखो इससे पहले मैं जो एग्जांपल लिया था उसमें भी हमने x की वैल्यू 1 ली थी और y की वैल्यू -1 ली थी, है ना। मतलब कि ये 1,1 जो है ना, ये जो 1,1 है, इस तरीके से ये इसके सोल्यूशंस हैं। और इसी प्रकार से अगर आप 1 की जगह पे कोई और वैल्यू रखोगे ना, अगर आप 1 की जगह पे मान लीजिए 0 रखते हैं, अगर मैं 1 की जगह पे x को 0 रखूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, है कि नहीं, ये पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 उधर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -1, प्लस का 1 उधर जाके -1 बन जाएगा, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है -1/4। तो बेटा ये सेट भी एक इसका सोल्यूशन हो गया। तो आप ऐसे जितनी चाहो उतनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं, आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, क्योंकि आप x की जितनी चाहो उतनी वैल्यूज रख दो और उसके अकॉर्डिंगली y की कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है, या तो आप y की कुछ भी वैल्यूज रख दीजिए और उसके अकॉर्डिंग x की कुछ वैल्यूज आने वाली है, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और हम लोग उसका ग्राफ बनाने के लिए कभी कभी कुछ वैल्यूज़ को निकालते हैं, जिससे हमको ग्राफ का एक वो मिल जाता है, ब्लूप्रिंट मिल जाता है, जिससे हम लोग वो ग्राफ बना पाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो सुनते जाओ खाली, क्योंकि अब मेन क्वेश्चन ही इस चैप्टर में, आप क्वेश्चन से और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो बेटा अगली चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको याद होगा, देखो मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था मैंने, तब उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें बताई थी कि इसका ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का जाता है, पैराबोला जाता है, लीनियर का स्ट्रेट लाइन जाता है ना। तो वही मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। तो बेटा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। और आपको ग्राफ जानना है तो कैसे जानोगे आप, सिंपल, जैसे मालूम है कोई भी इक्वेशन सोचो मन में, जो लिखी थी वही सोच लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास इक्वेशन थी, कौन सी वाली लिखी थी, मेरे पास लिखी थी बेटा 3x + 4y, 3x + 4y + 1 = 0, ये था बेटा मेरे पास इक्वेशन, है ना। तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं, और x और y की जो वैल्यूज़ आएगी मेरे पास, उन वैल्यूज़ के हिसाब से आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हो, आप
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले चुके हो, तो उन एक्स और वाई की वैल्यूज़ के बेसिस पे, उनके आधार पर आप इस इक्वेशन का एक ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा कि एक पेयर तो मेरे पास था पहले से ही, कौन कौन सा था, 1 और -1, ठीक है ना। एक पेयर मेरे पास था, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैंने x को 1 रखा था तो y की वैल्यू -1 आई थी, ठीक है। एक और निकाला था, कौन सा था, चलो कोई बात नहीं। जब मैं x को 0 रखूँगा, हाँ ये 0 रखा था, तो ये y की वैल्यू -1/4 आई थी। बेटा मिनिमम आप 3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। काम होने को तो दो से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से एक और ज़्यादा वेरीफाई कर पाते हो आप, ठीक है ना। तो 3 पे आते हैं। जब तीसरी वैल्यूज़ क्या तीसरी वैल्यू रखते हैं हम लोग, चलो मान लेते हैं। आप चाहो तो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं x की जगह पे -1 रखता हूँ, अगर हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा +4y + 1 = 0। -3 + 1 हो गया बेटा -2, उधर जाके बन जाएगा +2, तो 4y = +2 एंड y = बेटा 1/2, 2/4 मतलब कि 1/2, है ना। तो जब हमने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 1/2 आई मेरे को 3 सेट्स मिल चुके हैं वैल्यूज़ के x और y के। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ ना। तो चलो ग्राफ जब मैं बनाऊँगा, मेरे पास होता है कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये होता है x एक्सिस, ये होता है नेगेटिव x एक्सिस जिसको x डैश बोलते हैं, ये होता है y डैश, ये होता है y, ठीक। यहाँ पे होते हैं नंबर्स, नंबर लाइन होती है तरीके की 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे भी वैसे ही होता है, सेम टू सेम। तो जब मैंने x = 1 रखा तो मेरे y = -1 आया, -1 यहाँ पे जाने वाला है, ठीक। तो ये पॉइंट मिलेगा मेरे को, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये मिला, ठीक। जब x 0 है तो y की वैल्यू -1/4 है। -1/4 मतलब 1 से काफ़ी छोटा, मतलब कि जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, ये है y की वैल्यू -1/4 आ रही है, तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं गिरेगा तो y एक्सिस पे ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 है, ठीक। तो अब जब हमने x को -1 रखा तो y आधा आया। जब x को हमने -1 रखा तो y मेरा आधा, यहाँ पे कुछ आएगा, इस प्रकार से पॉइंट मिलेगा। तो आप देख रहे हो ये तीनों पॉइंट्स को मैं क्या करने वाला हूँ, मिलाने वाला हूँ। जब मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूंगा तो बेटा हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, है ना, कुछ इस प्रकार से बढ़ती हुई जा रही है। ये इन्फिनिट जाएगी क्योंकि काफ़ी और ज़्यादा सेट्स हैं जो इसी लाइन पे गिरेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे आप दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ देती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको शायद पहले पता भी था, लेकिन मैंने अच्छी बात है कि मैंने अभी बता दिया आपको, रिवीजन हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, तो ये जानना भी ज़रूरी था आपके लिए। अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप पता चल गया आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो इसी पे होते हैं। देखो ज़्यादातर कुछ पढ़ने का है नहीं इसमें, इतने टॉपिक थे जो मेन जो भी। अब हम लोग क्या करने वाले, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ। अब कुछ नहीं बचा है, जो भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज था मैंने इतने में बता दिया आपको, ठीक है ना। अगर कुछ नया आता है, मेरे पास कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है मेरे को, तो मैं क्वेश्चंस में बताने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्ञान से ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकली समझ में आता है किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। क्वेश्चन बोले बेटा राइट लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये आपको 2 सिचुएशंस दी गई हैं, इन सिचुएशन को हमको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बताना है लिख के, ठीक है ना। तो देखो क्या है क्वेश्चन, मेरा पहला सिचुएशन है 2 chairs and 3 tables कॉस्ट ₹150। मतलब 2 कुर्सियों और 3 टेबल्स का साथ में जो रुपए का खर्चा जो आ रहा है वो 150 रुपये है। तो इसको हमको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ चेयर को अगर मैं x बोल देता हूँ, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ टेबल को मैं बोल देता हूँ y। तब देखो तब क्या बनेगा, तो जब 2 चेयर्स हैं और एक की कॉस्ट x है तो 2 की कितनी हो जाएगी 2x, और बेटा प्लस का साइन लगेगा क्योंकि दोनों का साथ में बताना है, एंड है ना। और 3 टेबल्स, एक टेबल की कॉस्ट y है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3y, इक्वल्स टू टोटल कितना है 150। ये हुआ इसकी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। काफ़ी सिंपल था ना। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन आने वाले। मेरी अगली सिचुएशन है, सिचुएशन बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 5 लेस देन द 1/5 द एज ऑफ फादर। तो अच्छा बेटा यहाँ पे एज की बात हो रही है सन और फादर की, तो मैं मान लेता हूँ सन्स एज, मैं सन की एज को, अगर मैं सन की एज को x बोल दूँ और फादर की एज को y बोल दूँ, तो बेटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन दे रही है उसके हिसाब से क्या करेगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन
इज़ 5 लेस देन 1/5 द एज ऑफ फादर, 1/5 द एज ऑफ फादर। पर अगर मेरी फादर की एज y है तो उसका 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 टाइम्स ऑफ y, ठीक है ना। तो बच्चे की एज जो है वो ऐसे x इक्वल्स में, बच्चे की एज की बात हो रही है यहाँ पे, 5 लेस देन मतलब देन एज ऑफ फादर, 5 लेस देन 1/5 द एज ऑफ फादर। तो पहले 1/5 जो एज ऑफ फादर की जो 1/5 एज है उससे 5 कम है, उससे 5 कम है, इस प्रकार से। तो ये मेरे लिए हमको एक रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। चाहो तो आप इसको और सिंपल वे में लिख सकते हो। क्या करो आप चाहो तो यहाँ पे 5 का एलसीएम ले लो, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। वैसे आप ये फॉर्म भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो वो चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे बेटा 5 आएगा, तो यहाँ बन जाएगा y माइनस 5, ठीक है ना, 1 5 5 25 आएगा यहाँ पे, ठीक। अब इक्वल्स टू में x था, इस 5 को उठा के इधर ले आओ तो बन जाएगा 5x इक्वल्स टू y माइनस 25। इस प्रकार से आप चाहो तो सारे वेरिएबल्स आपको चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में चाहिए अगर आपको, तो ये हो गया, यहाँ पे उठ के आ जाएगा माइनस का y बन जाएगा ये, और ये प्लस का 25 बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स में बेटा मिल जाएगा हमको 0। ये आ गया आपकी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इन जनरल फॉर्म बोला जाए। जनरल फॉर्म यही तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी सिंपल चल रहा है बेटा। अभी आज के लेक्चर में कोई हम ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं कराने वाले। खाली लैंग्वेज से थोड़ा बहुत जो शुरुआत होती है, वर्ड प्रॉब्लम की जो शुरुआत होती है, बस उसी का हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी की कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है ना। तो चलो इसको नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, चेक x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन। अच्छा, हमको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है मेरी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 16। मेरे पास ये इक्वेशन है, हमको बताना है x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 0 इसके सोल्यूशन है कि नहीं। तो बेटा सोल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, अगर इसके सोल्यूशन होंगे तो ये LHS इक्वल्स टू RHS कर देंगे। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग ट्रू कर देंगे, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है तो ये नंबर इसके सोल्यूशन होंगे। तो काम करते हैं, इन नंबर्स को हम लोग इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, मतलब x और y की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख के देखता हूँ। अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है तो मतलब कि ये नंबर इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 4 × 4 प्लस 3 × 0 इक्वल्स टू 16। साफ साफ दिख रहा है बेटा, 4 4 16 होता है, ये तो 0 बन गया। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अगर LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है, हेंस दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। तो जो इसको नोट करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ, हमको k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड k, हमको k निकालना है। कब निकालना है, जब हमको पता है कि x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 3 है। ये जो है x और y है, इसके एक इक्वेशन का सोल्यूशन है। और इक्वेशन क्या है मेरी इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन है मेरी k प्लस 1 ब्रैकेट में x यहाँ पे माइनस 2k ब्रैकेट लगा हुआ है प्लस 3 ब्रैकेट 1 y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमको दिया गया है कि मेरे पास ये इक्वेशन है, x और y इसके सॉल्यूशंस हैं, ये हमको बताया गया पहले से ही। अगर ये सब है तो हमको k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। काफ़ी सिंपल है, क्या करने वाले हम लोग बस ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे और वहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं और निकालते हैं आंसर। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा k प्लस 1, x की जगह पे रखना है 2 माइनस 2k प्लस 3, y की जगह पे रखना है बेटा 3 माइनस 1 इक्वल्स में 0, ठीक है ना। तो चलो अंदर खोलते हैं, जब इसे ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो आ जाएगा यहाँ पे 2k प्लस 2 माइनस 3 to the 6k माइनस प्लस माइनस 3 3 9 और ये माइनस का 1 इक्वल्स में 0। माइनस 9 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 9 माइनस 1 होता है माइनस 10 और माइनस 10 प्लस 2 दैट इज़ माइनस 8, ठीक है ना। तो माइनस 8 को मैं उधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 2 मतलब माइनस का 4k, ठीक। यहाँ से k की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2, ठीक है ना। ओके, आई थिंक दिस अ प्रॉब्लम। यप, देखो
ये -9 और -1 बन के हो जाएगा -10, ठीक। -10 और -10 + 2 बन के मिल के बन जाएगा -8। और ये -8 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 8, तो ये साइन हटाओ, ठीक। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है मेरा आंसर आएगा k = -2। मतलब अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, मेरे पास ये इक्वेशन है और x और y 2 और 3 इसके सोल्यूशन हैं, तो k की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है ना। ये था इस प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी जो कि था k, और हमको सोल्यूशन दिए गए थे इक्वेशन के, ठीक है ना, इक्वेशन के ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 से आ गया तेरा 1 2 कर लिया। चलो हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे राइट 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अच्छा, मेरे को यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, हमको उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं बेटा? आपको बताया था मैंने, एक्स और वाई की हम लोग वैल्यूज लेट करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास पहले इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है बेटा मेरे पास x - 7y - 2 = 0। मेरे पास ये इक्वेशन है, हमको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल के दिखाने हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस आप चाहो तो कोई सी वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि देखो हमने बताया आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो जो चाहो वो डिपेंड करता है कि आप लेट क्या करते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनिटी नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स ले सकते हो आप, ठीक है ना, और चाहो तो फ्रैक्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हो, जो मन करे। तो मैं सबसे आसान होता है 0 लेना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब मैं x = 0 लूँगा तो बेटा क्या आएगा मेरे पास? x यहाँ पर रखा हमने, x यहाँ पर रखा 0, -7y - 2 = 0, ये आएगा। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकलने वाली है, -7y = प्लस का 2 एंड y = बेटा -2/7। जब मैंने x = 0 रखा, एक टेबल साइड में बना देते हैं, यहाँ पे टेबल लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ 3 वैल्यूज निकालूंगा, क्योंकि 3 ही पूछी गई, राइट 3 सॉल्यूशंस बोला है क्वेश्चन में कि हमको 3 सॉल्यूशन इसका निकाल के बताना है। तो जब मैंने x = 0 लिया बेटा, तो मेरे पास y की वैल्यू आई है -2/7, ठीक है ना। तो चलो आप क्या करते हैं, अब लोग लेते हैं x = 1। जब x = 1 लेंगे तो बेटा यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1, -7y - 2 = 0, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास आएगी वैल्यू -2 + 1 मतलब -1, उधर जाके हो जाएगा -1। तो -2 और +1 मतलब -1, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया 1, y = -1/7। तो यहाँ से जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई -1/7। बेटा देखो ये वैल्यूज आ तो रही, लेकिन आप शायद ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके पास 1 2 3 ज़्यादा हैबिचुअल होते हो। इसको ढूंढने में कभी मतलब बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है जब आप प्लॉट करते हो, ठीक है ना। तो ये कोशिश करना आप वो नंबर्स चुनो जिनसे मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है खाली, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ना आया वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही है सही ये भी, लेकिन इसको प्लॉट करने में एरर हो जाता है। मान लो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके भी दिखाओ, तो बड़ा एरर मिलेगा आपको। क्या पता आप इतना छोटा सा पतला सा ग्राफ होता है, ठीक है ना, मिलीमीटर्स की जो आप यहाँ पे करनी पड़ेगी, इससे सारे नंबर्स 1 से छोटे आ रहे हैं, y की जितनी वैल्यूज आई हैं सब 1 से छोटी आई हैं। कितनी बार करोगे तो आप शायद उसमें एरर हो जाए। तो आप ऐसा नंबर सोचो जो मेरे पास एक अच्छा ठीक ठाक इंटीजर मिले। तो एक काम करते हैं हम लोग y की, आप ये देखो ज़रूरी नहीं कि आप x की वैल्यू लेट करो, आप चाहो तो y की वैल्यू भी लेट कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं x = तो है यहाँ पे 5, अगर मैं x = 5 लेता हूँ, अगर मैं x = 5 लूँगा तो कितना आएगा 5 = -5 लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने x = -5 लिया तो कितना आएगा, x यहाँ पे रखा -5, यहाँ पे -7y, यहाँ पे -2 = 0, -5 और -2 बना दिया -7, और जब -7 उधर जाएगा तो बन जाएगा +7, तो ये आएगा -7y = 7। यहाँ से बेटा मेरे को y की वैल्यू मिलेगी -1। अब देखो आप ये वैल्यू आराम से प्लॉट कर सकते हो। जब हमने x की वैल्यू -5 रखी तब मेरे पास y की वैल्यू -1 आई। तो इसको प्लॉट करना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली इन वैल्यूज़ के, ठीक है ना। तो आप चलो देखते हैं, देखो हम और ज़्यादा वैल्यूज़ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मैं प्लॉट कर इसका ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है फिर भी, तो आप चाहो तो ये वाले केस हटा सकते हो। ये एक मेन केस अच्छा था क्योंकि इसमें हमको एक इंटीजर वैल्यू मिल गई थी। देखिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन सॉल्व कर रखे हुए हैं। एक मैं अगर यहाँ पे 9 लेता हूँ, अगर मैं x = 9 लेता हूँ, अगर मैं x = 9 लूँगा तो यहाँ पे देखो अब इस इक्वेशन में 9 रखते हैं, 9 - 7y - 2 = 0। 9 - 2 दैट इज 7, प्लस का 7 है, उधर जाएगा तो बन जाएगा -7। तो -7y = -7,
दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 1, ठीक है ना। तो जब मैंने x को 9 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने x को 9 रखा तो y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो देखो मैंने 4 वैल्यूज़ निकाल दी हैं, मैं इनके थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। आपको मेथड पता चल गया ना कि कैसे निकलते हैं। तो अब इसी प्रकार से और ज़्यादा वैल्यूज़ जितने चाहो उतने वैल्यूज़ निकाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। आप ही मतलब, लेकिन हाँ क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना, जब आपको इतने वैल्यूज से ही ग्राफ मिल रहा है, ठीक। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बेटा मेरे पास ग्राफ ऐसा आएगा कुछ, ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ये तो पता ही होगा आपको। जब मैंने x = 9 रखा, अगर मैं x = 9, जैसे मान लो ये खींचता हो जा रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है, अगर मैं x = 9 है और y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आएगा कुछ वो पॉइंट। अगर ये 9 है और ये 1 है मेरा, तो मेरा पॉइंट क्या मिलेगा, ये इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है 9,1, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमको। जब हमने x = -5 रखा तो y की वैल्यू -1 आई, x = -5 इधर आएगी ना। अगर मैं इसको खींचूँ, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे -5 है, मान लो यहाँ पे -5 है। तो जब मैंने x की वैल्यू -5 रखी तो y की वैल्यू कितनी बता रहा है, -1 बता रहा है। तो मतलब कि कुछ यहाँ पे -1 है अगर, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखो 2 पॉइंट से काफ़ी है, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स को जोड़ दो, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको। जैसे कि ये पॉइंट जा रहा है, ठीक है ना, ये लाइन कुछ इस लाइन का नेचर कुछ इस प्रकार से होगा। अब आप चाहो तो और ज़्यादा वैल्यूज़ निकालो और इस पर चेक करो कि ये ऐसा ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ग्राफ की प्लॉटिंग होती है और इस प्रकार से सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है ना। जो आपको समझ में आ रहा है वो नोट करो, फिर लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो शायद आप नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है ना। मेरे पास बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अगला क्वेश्चन है इफ़ 3,5, देखो आप देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं सोल्यूशन इसके। इफ़ 3,5 ये है तो सॉल्यूशंस, और ये ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं। लाइज ऑन ग्राफ ऑफ ax + 5y = 15, देन फाइंड a। अगर ये जो है मतलब वही पुराना वैसे बिल्कुल जैसे ये के वाला क्वेश्चन करा था, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बदल गया है। बोल रहा है कि 3,5 अगर इसके सॉल्यूशंस हैं तो हमको a की वैल्यू निकाल के दिखाओ इस इक्वेशन से। आपको पता है ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x और y की जगह पे वैल्यू रखने वाला हूँ और a की वैल्यू निकालने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल है। तो a लिखा, डॉट 3 लगा दिया, x की जगह पर 3 रखा है, ठीक है, प्लस 5y है ना, y की जगह पे 5 रख दिया मैंने, इक्वल्स में 15 चल ही रहा है। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू निकलने वाली है, आपको पता ही है, ठीक। 5,000 होता है 25, जब 25 प्लस का उधर जाकर होगा -25, तो 15 - 25, यहाँ पे 3 है तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 3a = बेटा आने वाला है 25 में से 15 के बच्चे -10, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी -10/3। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इक्वेशन है और ये दो वैल्यूज़ की सॉल्यूशंस हैं तो मेरा जो a है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है, वो मेरा -10/3 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे हो, अब तो शायद आसान आपको भी लग रहा होगा, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। तो चलो अगला देखते हैं। अब मेरे पास है एक नया कॉन्सेप्ट क्या मतलब छोटी सी चीज़ है, कॉन्सेप्ट के रूप में दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेटा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, मतलब वो लाइंस जिनका इक्वेशन जो कि एक्सेस जो होते हैं मेरे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस उनके पैरेलल होती हैं। जैसा कि मान लो मेरे पास ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है दो, और ये लाइन जा रही है कहीं पे, ये लाइन है, ये क्या है, इसके पैरेलल है ना। तो आप देख पा रहे हो इसके पास सिर्फ एक्स का वो है, एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो वाई कोऑर्डिनेट को कट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कि वो ऐसी लाइंस, ऐसी इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि एक्सिस से पैरेलल में चलती हैं। इसी प्रकार से जैसे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, सॉरी ये वाई एक्सिस के पैरेलल में है ना। इसी प्रकार से ये वाली लाइन होती है, ये क्या होती है, ये होती है बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल में, ठीक।
इसमें भी देखो, इसमें देखो सिर्फ y का कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट है नहीं, मतलब ये x कोऑर्डिनेट को कट नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कहीं पे अगर ये पैरेलल जाएगी तो कहीं पे भी वो कट नहीं करेगी x एक्सिस को, है ना। इसी प्रकार से काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर आपसे बोला जाए कि x इज इक्वल, जैसे मैं बोलूँ x इक्वल्स टू a, अगर आप रिप्रेजेंट करो x इक्वल्स टू a को रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, तो आप कैसे करो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप कैसे करोगे, तो ऐसे करेंगे, देखो x का x यहाँ पे है, y तो है ही नहीं, तो x के मैं कोफिशिएंट को मान लेता हूँ 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस y यहाँ पे है नहीं तो लिख देते हैं 0y, और इक्वल्स में तो बेटा a है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्ट्रेट, मतलब एक पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन 2 वेरिएबल्स में, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ अगर आपसे ही कि y इज इक्वल्स टू 3 को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, आप ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ पे देखो y है, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो x इंटू 0 लिख देते हैं, प्लस 1 इंटू वाई लिख देते हैं, इक्वल्स टू में 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए कि मान लीजिए 5y इज इक्वल्स टू 7 है, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे x है नहीं तो यहाँ पे x इंटू 0 कर दोगे, ठीक है, प्लस अब y का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो 5y एक साथ लिखा 5y, जैसे यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था इसलिए 1 लिख दिया था हमने, यहाँ पे 5 इसका कोफिशिएंट है तो हमने 5y लिखा इक्वल्स टू में 7। तो ये हो गया एक तरीका एक पैरेलल लाइन को टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने का। यही एक नया कॉन्सेप्ट था छोटा सा, ठीक है ना। वैसे कोई हाइडिंग की बात नहीं है, आप चाहो तो समझ सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस करा देता हूँ उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। मेरे पास कुछ कंडीशंस है, मेरे पास 4 कंडीशंस हैं यहाँ पे, इनको हटाता हूँ पहले मैं। अगर मैं इनको हटाऊँ मेरे पास 4 कंडीशंस है, कौन कौन सी, एक है मेरे पास x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू 2, 2x इक्वल्स टू 3, 5y इक्वल्स टू 2। बेटा इन 4 कंडीशंस को आपको 4 नंबर्स और 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इस प्रकार के, ठीक है ना। इसको आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो 1 वेरिएबल में तो शायद ये है ही, 1 वेरिएबल में तो है ही है, इसको आपको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख के बताना है। तो कैसे बताओगे, x इक्वल्स टू -5, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने करा, क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1.x प्लस 0y इज इक्वल्स टू -5, ठीक है ना। दूसरी इस इक्वेशन का क्या बनेगा, इस इक्वेशन का बनेगा 0x प्लस 1y इक्वल्स टू 2, है ना। अब इस पे आते हैं, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 3। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। काफ़ी सिंपल था, 1 वेरिएबल में दिया गया था, हमको 2 वेरिएबल में लिख के बताना था आपको। तो इस प्रकार से जो भी देखो ऐसे ये करना होता है कि जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया है उसको मैं 0 की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं 0 की फॉर्म में लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, है ना। और जो दिया गया उसको तो वैसे लिख दिया, और इक्वल्स टू में 2 है, मान लो ये तो हो गई एक तरीके से ये c की वैल्यू, नहीं हमने ax प्लस by प्लस c बताया था जो मैंने, उसमें से ये c की वैल्यू, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारे वैल्यूज इक्वल्स में जो लिखे हुए हैं, ठीक। इस प्रकार से 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है नंबर्स को, ठीक है। चलो अब इसको भी हटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ आपको बताना है, जैसे मेरे पास काफ़ी सिंपल है लेकिन तब भी बता देते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की, इसलिए आप ये मत देखना कि सिंपल है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको बस मैं दिखा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको कुछ 3 इक्वेशन या 4-5 इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी है आपको, जैसे मान लो पहली इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 5 है, दूसरी इक्वेशन है 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 25 माइनस 4y, तीसरी इक्वेशन है बेटा u प्लस 4 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो काफ़ी बेसिक सा ज्ञान, आपको पता है लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो देख लो यहाँ पे जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होंगे, और जिनकी नहीं है वो नहीं होंगे। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 1 ही चलिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। चाहो तो आप एक साथ लिख के काम आप हमेशा चेक करा करो, तो ऐसे चेक करा करो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में जब आ जाए नंबर तब देखा करो उसमें, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तब इस प्रकार से वो जब ऐसे प्रकार के हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करके देखते हैं तो कभी कभी डिग्री बदल जाती है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो जैसा कि मान लो बोला जाए आपसे x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है,
तो ये दिखने में तो लग रहा है कि ये लीनियर चल रहा है कि यहाँ पे डिग्री 1 यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन देखो ध्यान से ये मल्टीप्लाई में है तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है ना। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, अब 2 हो गई। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कभी कभी मतलब ये तो सिंपल था, ये तो दिख रहा था आपको पहले से, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ ज़्यादा ही जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो आ जाते हैं, और आखिरी में पता चलता है कि वो लीनियर नहीं है या फिर वो जो हम लोग समझ रहे थे वो नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से आपको, आप चाहो मेरी मानो तो इस तरीके से सॉल्व करके देख लिया करो, फिर बताया करो आपका फाइनल आंसर। जैसे लेकिन यहाँ पे तो दिख ही रहा है, जैसे कि 4 माइनस 3 जाएगा, यहाँ बन जाएगा x, यहाँ पे 6 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11 11। तो ये तो दिख ही रहा है आपको पहली चीज़, 1 वेरिएबल में है ये, ठीक, 1 वेरिएबल में, और डिग्री भी इसकी 1 ही है, ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 ही है। आप सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे u स्क्वायर हो गया है, मतलब ये क्वाड्रेटिक बन गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल था, लेकिन ये अच्छा, मतलब ये भी एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस की करा दी, ठीक है ना। अगर आपसे मैं बोलूँ, अब देखो मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हटाते हैं पहले। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मतलब काफ़ी नहीं, मतलब हाँ थोड़ा सा अच्छा सही है। बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन मेरे को गिवन है 3x + 2 = x + 8। सॉल्व द इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और जो भी इसके सॉल्यूशंस आए उसको नंबर लाइन पे भी दिखाओ और कार्टेशियन प्लेन पे भी दिखाओ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला काम तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। x को सारे x इधर ले आते हैं वेरिएबल्स वाले, तो ये 3x है यहाँ पे, वहाँ का x वहाँ पे प्लस का, इधर उठ के आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x - x = यहाँ पे 8 तो लिखा ही है, +2 यहाँ पे प्लस का है, उधर आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x = 6, दैट इज x = 3। ऑब्वियस सी बात है, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, और यहाँ पे 1 वेरिएबल है तो पैरेलल मिलने वाली है, ठीक। तो x = 3, इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, नंबर लाइन में कुछ इस प्रकार की होती है, बीच में 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 ऐसे चलता जाता है, 1 2 3 और यहाँ पे ऐसे चलता रहता है। यह क्या x = प्लस का 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे वो 1 2 3, तो ये रहा। अगर मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे इसको दिखाऊंगा इस प्रकार से, मैं ये पॉइंट लगाएंगे बड़ा सा, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में हम लोग x = 3। बेटा याद रखना, जो हमारी जो नंबर लाइन होती है बेटा, वो 1D होती है, मतलब 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। इसलिए हमने x = 3 लिखा है खाली। अब जब हम कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं, आपको पता है कार्टेशियन प्लेन एक 2D प्लेन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमको एक लाइन के द्वारा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे x 1 2 3 ऐसे चलता चला जाता है, यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है ना। x = 3 को दिखाना है हमको, तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लाइन खींचोगे पूरी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू कुछ भी है, इनफाइनाइट तक जा रही है, हमको पता नहीं है, तो वह क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, पैरेलल जाएगी, जो कि y एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल जाने वाली है, ठीक है ना। इस लाइन को मैं दिखाऊंगा x = 3 की ये लाइन है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गया कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। और ये कुछ मैंने आपको बताया टॉपिक्स, चैप्टर काफ़ी सिंपल था, यही कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, चैप्टर इतना ही है, ठीक है ना। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिस करते रहना, ख्याल रखना अपना, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। बाय।